वेलकम बैक टू बाय द लॉ। आज हम कवर करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री का सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो एक माइलस्टोन था जिसकी वजह से इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ने पहली बार यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था। यस, वी विल बी स्टडीइंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब रिवोल्ट ऑफ 1857 के कई नाम हैं। इसे सिपाही म्यूटिनी भी कहा जाता है, क्योंकि जो सोल्जर्स थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मल्टीपल रिवोल्ट्स किए थे। इसे अपराइजिंग ऑफ 1857 या 1857 का गदर भी कहा जाता है। लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बैक आ जाओ। इसे द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहा जाता है। अब इसके इतने सारे नाम इसीलिए है क्योंकि ये सबसे मेजर और सिग्निफिकेंट इवेंट था हमारी इंडियन इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री में, जिसके बाद इंडियंस ने ऑर्गेनाइज होकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। पर क्या था ये रिवोल्ट ऑफ 1857? इसके पीछे 100 साल का लंबा इतिहास है। ये अचानक एक दिन तो नहीं हो गया। ये सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट इसीलिए है इंडियन हिस्ट्री का क्योंकि ये वो पहली वॉर थी जो इंडियंस ने ऑर्गेनाइज होकर एक साथ ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट छेड़ी थी। इसीलिए इसे पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे इसके ऊपर, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, और इंट्रोडक्शन में आपको ये डिफरेंट नाम लिखने हैं कि इसे कौन कौन से नामों से जाना जाता है। फिर आपको थोड़ा इसका बैकड्रॉप देना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स किस तरह से इंडिया में आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी किस तरह से इंडिया में इम्प्लीमेंट की, वो ट्रेडर्स से रूलर्स कैसे बने। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, जो कि हमने अब तक पहले के वीडियोस में कवर किया था। वही स्टोरी आपको शॉर्ट में लिखनी है इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आपको कई सारे जो लीडर्स थे इस रिवोल्ट में, जिन्होंने एक अहम रोल प्ले किया था, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहेब, कुंवर अजमेर सिंह, खान बहादुर खान, देन तात्या टोपे, बख्त खान, कुंवर सिंह, ये जितने भी अलग अलग लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उनका क्या रोल था, एक एक लाइन में शॉर्ट में लिख देना। इससे आपका इंट्रोडक्शन पूरी तरह से कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको मेन आंसर स्टार्ट करना है। तो हम मेन आंसर में आपको क्या लिखना है वो पढ़ने जा रहे हैं अभी। अब जैसा कि मैंने कहा था, ये रिवोल्ट अचानक से एक दिन तो नहीं हो गया। इसके पीछे 100 साल का इतिहास था। तो क्या था वो इतिहास? 4 वॉर्स हुई थी ब्रिटिशर्स और मैसूर के राजा के बीच। उस वक्त मैसूर के राजा थे हैदर अली। ब्रिटिशर्स साउथ इंडिया की टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने 4 वॉर्स की। वो थी एंग्लो मैसूर वॉर। पहली 2 वॉर्स को लीड किया था उस वक्त के मैसूर किंगडम के राजा हैदर अली ने। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि साउथ इंडिया उनके कब्जे में आ जाए और वो अपना रूल एक्सपांड कर सकें, लेकिन हैदर अली डटकर उनके खिलाफ लड़ रहे थे। 3rd एंग्लो मैसूर वॉर और 4th एंग्लो मैसूर वॉर को लीड किया हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। टीपू सुल्तान को ये टाइटल इसीलिए दिया गया है क्योंकि वो इंडिया के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने पूरी ताकत के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ जंग लड़ी थी। टीपू सुल्तान को रिवोल्ट ऑफ 1857 को इनिशिएट करने का श्रेय दिया जाता है क्योंकि उनकी डेथ के बाद उनके फैमिली को वहाँ से एग्जाइल कर दिया गया था और ब्रिटिशर्स ने उनके किंगडम और उनकी टेरिटरी को हथिया लिया था। इसके बाद एक ऐसा मेजर इवेंट हुआ जिसके वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 की शुरुआत हुई।
1805 में ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए एक न्यू मिलिट्री ड्रेस कोड इंट्रोड्यूस किया गया था और उसके साथ 2 न्यू रूल्स भी लागू किए गए थे। क्या थे वो रूल्स? पहला ये कि आप फेशियल हेयर यानी बियर्ड नहीं रख सकते, आपको उसे शेव कर देना है। और दूसरा, आपको एक लेदर टर्बन पहननी है, एक कैप पहननी है जो कि बनी थी काउ हाइड से, यानी गाय की स्किन से बनी एक टोपी पहनने के लिए कहा जा रहा था। तो इस बात से हिंदू सोल्जर्स के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और ये बात 21 यानी 21 सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स को जाकर कही कि हम ये रूल नहीं मानेंगे। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने उन 21 सिपाहीज को यानी सोल्जर्स को कॉर्पोरल पनिशमेंट दी। फोर्ट सेंट जॉर्ज में जो कि मद्रास में था, वहां पर उन्हें कोड़े मारे गए। ये बात जा पहुंची टीपू सुल्तान के बेटे फतेह अली के पास। वो गुस्सा हो गए और उन्होंने एक वॉर या एक रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ अरेंज किया। इस रिवोल्ट को कहा जाता है वेल्लोर म्यूटिनी, जो कि 1806 में हुआ था। इसके बाद सीरीज ऑफ रिवोल्ट्स बाय सोल्जर्स हुए। 1816 में बरेली रिवोल्ट, 1818 में भिल्स ऑफ राजस्थान का रिवोल्ट, 1824 में सिपाहीज ऑफ बैरकपुर का रिवोल्ट, कोल्स इन छोटा नागपुर 1831, 1842 फिरोजपुर का रिवोल्ट, फिर ओडिशा, फिर कांगड़ा वैली का रिवोल्ट, फिर संतल्स ऑफ बिहार और फाइनली जाकर इन सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद हुआ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जो 2 मेजर इवेंट्स है जिनकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 का जन्म हुआ, वो थे डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, द वेल्लोर म्यूटिनी एंड फॉलोड बाय दीज मल्टीपल रिवोल्ट्स बाय द सिपाहीज। तो जब आप ये आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप लिखोगे पहले इंट्रोडक्शन, उसमें थोड़ा सा बैकड्रॉप कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए, इसके क्या क्या नाम हैं, उसके बाद कई सारे मेजर फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके नाम, उनका रोल। उसके बाद आप लिखोगे 2 मेजर इवेंट्स जो 1857 से पहले हुए, जिसमें रोल ऑफ टीपू सुल्तान आता है। उसके बाद है वेल्लोर म्यूटिनी, उसके बाद सीरीज ऑफ म्यूटनीज जो हुई, और उसके बाद आप कॉजेज लिखोगे। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ था, इसके पीछे कई मल्टीपल रीजंस थे। तो जब ये रीजंस एक साथ मिल गए तो एक बहुत बड़ा रिवोल्ट हो गया। इसका इमीडिएट कॉज था इंट्रोडक्शन ऑफ एनफील्ड P53 कार्ट्रिज। ऐसा कहा जाता है कि ये कार्ट्रिज बना था पिग और काउ फैट से। अब इसके वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए और इस वजह से ये बन जाता है एक मेजर रीज़न रिवोल्ट के लिए। उसके बाद आता है पॉलिटिकल कॉजेज़। अब पॉलिटिकल कॉजेज़ में जो सबसे पहला कॉज था वो था कॉन्स्टेंट बैटल्स। तो ब्रिटिशर्स जो है वो कॉन्स्टेंटली जंगें ही लड़ रहे थे हमारे इंडियंस से। द बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, उसके बाद राजपूत्स के साथ एंग्लो बर्मीज़ वॉर। तो एक के बाद एक बस जंगें ही होते जा रही थी। इस वजह से इंडियंस ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि एक साथ मिलकर इनके खिलाफ एक बड़ी जंग छेड़नी पड़ेगी। दूसरा जो मेजर कॉज था वो था डलहाउसीज एनेक्सेशन पॉलिसीज़। अब क्या था ये? तो उस वक्त एक डॉक्ट्रिन इम्पोज की गई थी बाय डलहाउसी, लॉर्ड डलहाउसी। वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से जिस भी किंगडम में एयर्स नहीं होते थे, वारिस नहीं होता था, वो किंगडम ब्रिटिशर्स हथिया लेते थे। तो इस डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग डलहाउसी ने सातारा, संबलपुर, जैतपुर, बाघत, उदयपुर, नागपुर, झांसी ऐसे कई सारे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स कर लिया था, अपने अंडर में ले लिया था। इसके बाद आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज।
तो एक नया कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लाया गया था जिसमें इंडियंस को एडजस्ट करने में तकलीफ़ हो रही थी, उन्हें हाई पोस्ट नहीं लेने दी जा रही थी। डिफेंस, रेवेन्यू, जुडिशरी सब कुछ ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। तो इससे इंडियंस को काफ़ी नुकसान हो रहा था और एक डिसकंटेंटमेंट था इंडियंस के बीच। उसके बाद दूसरा कॉज था एलियन लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन इंग्लिश में होता था तो ज़्यादा लोग उस टाइम पर इंग्लिश नहीं पढ़े होते थे, जिसकी वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स आ रही थी। उन्हें लॉज रेगुलेशंस नहीं समझ आते थे और ब्रिटिशर्स उस चीज़ को एक्सप्लॉइट करके अपना फ़ायदा देखते रहते थे। इसके साथ एक्सप्लॉइटेटिव जुडिशियल सिस्टम था। लॉज कॉम्प्लिकेटेड थे, एम्बिगुअस थे, जस्टिस एक्सपेंसिव था, डीले टैक्टिक्स यूज़ की जाती थी और प्रिजनर्स को जो है वो सीधा डेथ सेंटेंस दे दिया जाता था। कोई भी सज़ा किसे भी सुना दी जाती थी। और साथ ही साथ क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, इंग्लिश समझ में नहीं आती थी, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। उसके बाद आते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। इसमें था सबसे पहला कि एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ थी। ये तो मेन मोटिव ही था ब्रिटिशर्स का कि इंडियंस को इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयट करना। तो उन्होंने अलग अलग सिस्टम्स रेवेन्यू कलेक्शन के इंट्रोड्यूस किए थे। ज़मींदारी सिस्टम, रायतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और बहुत सारे अलग अलग रेवेन्यू सिस्टम्स थे, जिसके वजह से एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे इंटरेस्ट कलेक्ट किया जाता था और पूरी तरह से इंडियंस को एक्सप्लॉयट किया जा रहा था। इसके बाद आता है इनडेटनेस ऑफ पेजेंट्स। तो जो फार्मर्स थे वो हमेशा कर्ज के बोझ तले दबे रहते थे, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू जो है वो टैक्स देना होता था। तो वो हमेशा मनी लेंडर से पैसा ले रहे हैं और डेब्ट्स चुका नहीं पा रहे हैं, तो ये एक रीज़न था। उसके बाद आता है प्लांटेशन वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। तो जो इंडिगो, जूट, टी और कॉफ़ी में जो फार्मिंग की जाती थी, उनके जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके साथ काफ़ी इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता था और उन्हें भी एक्सप्लॉयट किया जाता था। ज़मींदार्स के बीच भी एक डिसकंटेंट था, वो भी ब्रिटिशर्स से खुश नहीं थे। ऑल्दो वो रेवेन्यू कलेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ था कि कई ताल्लुकदार के जो एस्टेट्स थी, प्रॉपर्टी थी, वो ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिस्केट कर ली थी। इसका एक एग्जाम्पल है, अवध में 21,000 ताल्लुकदार के एस्टेट्स को ब्रिटिशर्स ने कॉन्फिस्केट किया था। और क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से कमर्शलाइज कर दिया था और वो हर फार्मर के ऊपर ज़बरदस्ती करते थे कि आप इंडिगो, जूट, टी और कॉफ़ी इनकी ही खेती करोगे और मेजरली इंडिगो की खेती करोगे। क्यों? क्योंकि जब वो इसे एक्सपोर्ट करते थे, बाहर के मार्केट्स में बेचते थे, तो उन्हें काफ़ी मुनाफा होता था। इसीलिए इस एक्सप्लॉयटेशन के वजह से एग्रीकल्चर को एक बिज़नेस के तौर पर बना दिया गया था। इसके वजह से जो बाकी फूड ग्रेन्स है उसकी स्कैरसिटी हो गई थी, क्योंकि सिर्फ इंडिगो ही की फार्मिंग करेंगे तो बाकी सारी चीज़ों की कमी पड़ेगी। फिर आता है इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ वेल्थ। इंडिया का जितना भी गोल्ड, सिल्वर, सिल्क और जितने भी चीज़ें थी जो इंडिया को सोने की चिड़िया बनाता है, वो सारी चीज़ों को एक्सप्लॉइट करके यहाँ से चुरा कर ब्रिटिशर्स ले जा रहे थे और इंडिया में पॉवर्टी आ रही थी, फेमाइन आ रही थी, स्टार्वेशन हो रहा था, डिजीज़ेस फैल रही थी और इंडिया एक इकोनॉमिक डिस्ट्रेस में जा रहा था। फिर सोशियो रिलीजियस जो कॉज था वो था हमेशा की तरह डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। ब्रिटिशर्स का यही काम था कि बस तोड़ो और राज करो। इन्होंने कई धर्म के लोगों को आपस में एक दूसरे से लड़ाया, पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके धर्म के नाम पर कम्युनल लाइंस पर उन्हें लड़ाना, कास्ट के बेसिस पर। तो इन सारी चीज़ों को देखकर इंडियंस काफ़ी नाखुश थे और उन्होंने ठान लिया था कि अब हमें इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से भगाना है। बताओ गरीब हिंदुस्तानियों के खून पसीने
पसीने के पैसे कहाँ हैं? Where is the गरीब हिंदुस्तानीज खून पसीने का money? बताओ मुझे। और इसीलिए ये रिवोल्ट हुआ, द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे? तो कॉन्सिक्वेंसेस हमने डिस्कस किए हैं बाय द लॉ के हिस्ट्री नोट्स में, सो यू विल हैव टू चेक आउट दैट फॉर अ डिटेल्ड स्टडी। इन शॉर्ट कॉन्सिक्वेंसेस कुछ इस तरह थे कि क्वीन ने एक एक्ट पास किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसके अंडर उसने ब्रिटिश इंडिया का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था और अब जो कंपनी थी उसके हाथ से सारा पावर छीन लिया गया था। ब्रिटिश आर्मी को रीस्ट्रक्चर किया गया था ताकि फ्यूचर में ऐसे रिवोल्ट्स ना हो। इसके बाद एक पीनल कोड भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे हम आज इंडियन पीनल कोड ऑफ 1860 के नाम से जानते हैं, हमारा IPC, जिसमें कई सारी चीज़ों को क्रिमिनलाइज किया गया था। लेकिन कंक्लूजन में क्या ये रिवोल्ट सफल रहा, क्या ये सक्सीड हुआ या ये फेल हो गया? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन क्लिक द थम्स अप, comment below and let us know your feedback. Share it with your friends and subscribe to By the Law because we fuel your voice.